हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज देखेंगे 1857 से लेके, ठीक है, 1947 तक कंप्लीट हिस्ट्री आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हो और इस वीडियो में कंप्लीट कवर ना हो। सभी टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे। मोर देन 25+ क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके 25x4 कर लो, 100 टॉपिक्स हो गए। हर एक ऑप्शन को मैं आपको यहाँ पे एलोबरेट करके डिस्कस करके समझाने वाला हूँ। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है, बिल्कुल टच भी नहीं किया है, तो आप इस वीडियो सेशन को लास्ट तक देखिएगा तो आपको खुद ही फील हो जाएगा 70 to 80% आपका सिलेबस इसी वीडियो में से यहाँ पे मैंने आपको कवर करवा देना है। ठीक है, और हाँ, आपका ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है बात जेकेएसबी और एपटेक की, आप लोगों ने रुकना नहीं है, तैयारी नहीं रोकनी है। आज नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने नहीं 3 महीने बाद, ठीक है, कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होना है, तो इसीलिए प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है। चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन 1। वेयर वॉज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ठीक है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड कहाँ हुई थी? अब ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी क्या और किस लिए हुई थी। खिलाफत कॉन्फ्रेंस हमने की थी खिलाफत आंदोलन की वजह से। खिलाफत आंदोलन दैट इज़ खिलाफत मूवमेंट, जो कि लॉन्च करी गई थी अली ब्रदर्स के द्वारा। ठीक है, याद रखना, अली ब्रदर्स के द्वारा, अली ब्रदर्स। ठीक है, मोहम्मद अली और लियाकत अली, ये दो भाई थे, इन्होंने ये शुरू करी थी यूनाइट करना मुस्लिम कम्युनिटी को। क्या? मुस्लिम कम्युनिटी को यूनाइट करके, जो ऑटोमन अम्पायर, ठीक है, तुर्की हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, एक तरफ तुर्की था, एक तरफ ब्रिटिश था। ब्रिटिश जीत गए थे और तुर्की हार गए थे, और वहाँ पे एक पोस्ट थी खलीफा। ठीक है, क्या पोस्ट थी? दैट इज खलीफा। तो वो खलीफा पोस्ट इन्होंने हटा दी। तो अब ये बोल रहे थे भाई साहब उसको दोबारा से खलीफा को, दोबारा से खलीफा की पोस्ट को वैसे की वैसे रखो, उसको ना हटाओ। उसकी वजह से यहाँ पे क्या, इंडिया में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने जहाँ भी मुस्लिम्स थे वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट छिड़ गई थी। तो इंडिया में अली ब्रदर्स ने लाया था, और इसी के चलते, ठीक, 1919 से लेके 1924 तक चली थी। क्लियर, याद रखिएगा। और इसी के चलते 1920 वाला, ठीक है, 1920 वाला जो सेशन हुआ था, ठीक है, उस सेशन में गांधी जी ने कन्विंस किया था सभी और अपोजिट लीडर्स को कि आप लोग क्या करिए, सपोर्ट करिए और एक अपना मूवमेंट जारी कीजिए, जिस मूवमेंट का नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अब मुस्लिम्स तो पहले ही ये खिलाफ थे ब्रिटिश के, इसके खिलाफत मूवमेंट इन्होंने जारी कर दिया था। अब यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जो बाकी कम्युनिटीज़ बची थी उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से पहले ही हम लोगों को इसने, ब्रिटिशर्स ने तोड़ रखा था। किसकी वजह से? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, हिंदू मुस्लिम कर दिया था। तो अब गांधी जी के पास एक मौका आ गया था, एक अपॉर्चुनिटी थी, किसकी? हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड की। ठीक है, इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड। ठीक है, ये एक पैन इस्लामिक मूवमेंट थी जिसको चलाया किसने था? अपना अली ब्रदर्स ने। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन क्या था? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1919 में कहाँ पे हेल्ड हुई थी? तो ये हुई थी सर आपकी दिल्ली में। क्लियर, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको और आ सकता है, खिलाफत कॉन्फ्रेंस का जो था प्रेसिडेंट कौन था? खिलाफत कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग जो भी हैं अली ब्रदर्स को या फिर जो मुस्लिम नेम दिखता है उसको वहाँ पे टिक कराते हैं, बट नहीं, इसके प्रेसिडेंट थे कौन? महात्मा गांधी जी। याद रखना, ठीक है, महात्मा गांधी जी थे इसके प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? बताइए सर। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफार खान, सी विनोबा भवे, डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए सर। फ्रंटियर गांधी हम लोग बोलते हैं अब्दुल गफार खान। ठीक है, अब्दुल गफार खान, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये। इनको हम लोग बच्चा खान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बच्चा खान। क्लियर,
बच्चा खान के नाम से भी इनको हम जानते हैं। और इन्होंने ऑनरली एड्रेस किया था फ़ख्र अफ़गान, ठीक है, याद रखना फ़ख्र अफ़गान। ओके, ये एक पश्तून इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं। क्लियर, एक्टिविस्ट थी, हैं नहीं थे, ठीक है। और 1988 में इनका देहांत हो चुका था, और देहांत हो गया था। और इसके बाद इनके बारे में और इम्पोर्टेंट क्या है आपके पास, बस यही है। अब बाकी जो लीडर्स हैं वन बाय वन उनके बारे में भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी, ठीक है, गांधी जी इंडिया में कब आए थे सर? 9 जनवरी 1915। क्लियर, इस दिन हम क्या डे मनाते हैं? NRI डे। क्लियर, NRI डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी, ठीक है, गांधी जी के पहले 3 लिटमस टेस्ट आपको पता होने चाहिए। शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, केक। ओके, केक। बाकी आपको गांधी एरा के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, गांधीयन एरा बाई शॉन नॉलेज बैंक, यहाँ वहाँ पे सर्च मारोगे तो आपको आ जाएगा, वहाँ पे पूरी डिटेल मैंने करवा रखी है। केक, चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, ओके, खेड़ा सत्याग्रह 1918। क्लियर, याद रहेगा। ये 3 इनके लिटमस टेस्ट लिटमस टेस्ट थे जो इन्होंने स्टार्टिंग में करे थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन देखिए, विनोबा भावे। विनोबा भावे, विनोबा भावे जी कौन थे सर? पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, ये महाराष्ट्र के थे, ठीक है। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। इन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू करा था, वो भी महाराष्ट्र में करा था, याद रखना ये भी 1940 में। कहाँ, कब सर? 1940 में महाराष्ट्र में इन्होंने शुरू करा था, ठीक है। और इनको हम लोग आचार्य भी बोलते हैं, याद रखना है ये सब, ठीक है। ये एक नॉन वायलेंस एक्टिविस्ट थे, नॉन वायलेंस एक्टिविस्ट प्लस सोशल रिफॉर्मर थे, स्पिरिचुअल टीचर थे, ठीक है। और ये गांधी जी के फॉलोअर थे, महात्मा गांधी जी के फॉलोअर थे, ठीक है। इनको रेमन मैगसेसे से अवार्ड भी मिल चुका है। क्लियर, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। 1958, एक बार डेट चेक कर लेना, मुझे लग रहा है यही है, 1958 में इनको रेमन मैगसेसे से अवार्ड भी मिल चुका है। और इनको 1983 में, ठीक है, 1983 में भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। क्लियर, याद रहेगा। तो ये था अबाउट विनोबा भावे जी। नेक्स्ट वन इज़ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में क्या ज़रूरी बात आपको जो याद रखनी है, इनको 11 बार नॉमिनेट किया गया था, ये फैक्ट आपको शायद ही पता हो। 11 टाइम्स नॉमिनेटेड थे ये, किसके लिए सर? नोबेल प्राइज़ के लिए। क्लियर, नोबेल प्राइज़, ठीक है, मोस्टली पीस के लिए होते थे ये, ठीक है, 1950 से और 1955 के दरमियान, ठीक है। और 14 नवंबर इनका बर्थ एनिवर्सरी होती है। इस दिन हम लोग चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं। क्लियर, चिल्ड्रंस डे। क्लियर, चिल्ड्रंस डे भी हम इस दिन मनाते हैं। और बच्चों के बीच इनको चाचा नेहरू कहा जाता था, ठीक है, चाचा नेहरू। और इन्होंने 4 एसेसिनेशंस को सरवाइव किया था, याद रखना ये भी आपने। क्लियर, 4 एसेसिनेशन को इन्होंने सरवाइव किया था। कब कब हुई थी इन पे एसेसिनेशन? 1947 में, 1955 में, ओके, नेक्स्ट 1956 में, देन 1961 में। ये 4 एसेसिनेशन उन्होंने सरवाइव करी थी। ये पहली बार कब पॉलिटिक्स में आए थे फुल्ली? तो ये आए थे सर 1929 में, जो कि इन्होंने प्रिजाइड करा था कांग्रेस सेशन, ठीक है, कांग्रेस का सेशन ने प्रिजाइड करा था। ये इंपॉर्टेंट सेशन है, आप मुझे बताइए कमेंट करके ये सेशन कहाँ पे हुआ था, लोकेशन, ठीक है। 1921 का जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, लोकेशन आप मुझे कमेंट करके बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है वो, ठीक है। चलिए, ये हमने देख लिया सर, ठीक है। फर्स्ट विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए सर, सब्सिडरी अलायंस है क्या चीज़, ठीक है।
उसके बाद बताएंगे ना कि भाई साहब पहला विक्टिम कौन बना था सब्सिडियरी अलायंस का। सब्सिडियरी अलायंस लाई किसने थी सर? ये सब्सिडियरी अलायंस लाई थी सर आर वेलेस्ली। किसने? आर वेलेस्ली। ठीक है, आर वेलेस्ली ने लाई थी। इसमें क्या था, सब्सिडियरी अलायंस जब ब्रिटिशर्स ने लाई, इनका एक ही मुद्दा था कि भाई साहब आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते। ठीक है, इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते, इनको अलाउड ही नहीं था। दे आर प्रोटेक्टेड बाय कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, EIC, इसके द्वारा इनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। और उसके बाद जो फोर्स ईस्ट इंडिया इनको देगी, उनको ये सैलरी भी देंगे, उनको ये खाना भी देंगे, ये सभी कुछ कौन देगा? जो ब्रिटिशर्स की आर्मी होगी वही। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मान लो अवध, ये अवध है। ठीक है, ये अवध की टेरिटरी है। अब अवध को पहले क्या था, अपनी आर्मी देनी पड़ती थी। ब्रिटिशर्स ने बोला भाई साहब तुम एक काम करो, तुम्हें तुम्हारी आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें देंगे अपनी आर्मी। तो हैदराबाद वालों ने ये सुनते ही खुश हो गए, भाई ये तो आप हमें तो अपनी आर्मी दे रहे हैं। अब भाई इनको क्या, ये लो भाई, ये आर्मी लगा दी हैदराबाद के बाहर। ठीक है, हैदराबाद के बाहर क्या, ब्रिटिशर्स ने आर्मी लगा दी कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, अब ये लगाने के बाद इसने बोला भाई साहब इनको सैलरी भी तुम दोगे, ठीक है, इनका और बाकी फूड एंड एक्सपेंसेस वगैरह भी तुम दोगे। तो हैदराबाद ने बोला चलो भाई अब क्या करें, मजबूरी है, तुम बोल रहे हो ज़बरदस्ती तो करना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट जो इन्होंने बोला, अगर ये अलायंस, ठीक है, अलायंस में कोई भी फेल हो गया, ठीक है, तो उसका एरिया जो है वो हम अपने अंडर कर लेंगे। समझ आई? ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस क्या था कि भाई साहब उन्होंने बोला आपको पहली चीज़ तो इंडिपेंडेंट आर्मी रखनी अलाउड नहीं है। ठीक है, प्रोटेक्शन आपको हम देंगे, दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। अगर आप उस ईस्ट इंडिया कंपनी के बातों पे खरे नहीं उतरे तो आपकी जो टेरिटरी है वो हमारे अंडर आ जाएगी। ठीक है, तो ये पहला विक्टिम कौन था, फर्स्ट विक्टिम कौन था जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, दैट इज़ हैदराबाद। ठीक है, पहला विक्टिम कौन था, दैट इज़ हैदराबाद। उसके बाद कौन बना नेक्स्ट? नेक्स्ट बना इनका मैसूर। ठीक है, दूसरा मैसूर। तीसरा था आपके पास तंजौर। ठीक है, तंजौर। फोर्थ वन था आपके पास अवध। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थे मराठास, उसके बाद सिंधिया, उसके बाद गायकवाड़। ये सारे सीक्वेंस में इनके विक्टिम बनते चले गए। क्लियर? एक था सब्सिडियरी अलायंस, एक था आपके पास डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो चलिए नेक्स्ट, अच्छा चलो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, आई होप सो आपको सब्सिडियरी लाइन्स अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या चीज़ थी सर? अब ये भी जान लेते हैं पहले, फिर उसके बाद विक्टिम का पता करेंगे। इसको लाया किसने था सर? तो ये लाया था डलहौजी। किसने? ये आपको दिख रहा होगा बंदा, डलहौजी। ठीक है, डलहौजी ने लाया था सर, मान लिया चलो। अब इसमें क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कि भाई साहब जो भी किंग, मतलब कि जिस भी टेरिटरी का राजा होगा, उसका अगर नेचुरल हायर मतलब कि उसका अपना बेटा अगर नहीं होगा, उस राजे का अगर अपना बेटा नहीं होगा, तो वो टेरिटरी ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ जाएगी, उसको भी एनेक्स्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये तो अजीब ही बात हुई, कोई राजा हो जिस बेचारे का शादी करने का मन नहीं है, अब तो शादी करनी है, अडॉप्टेड भी नहीं होना चाहिए, नेचुरल हेयर होगा तो ठीक है, वो हेरिडिटरी चलती रहेगी, जो भी सल्तनत होगी, जो भी राज्य होगा चलता रहेगा। अगर नहीं होगा नेचुरल हेयर तो वो टेरिटरी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर एनेक्स्ट हो जाएगी। तो इसका पहला विक्टिम कौन था सर? तो पहला विक्टिम था इसका सतारा। ठीक है, दूसरा था नागपुर, देन थी झांसी, देन संबलपुर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद ऐतपुर, उसके बाद बागात। ठीक है, तो ये सारे थे विक्टिम्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लाया था? डलहौजी ने लाया था। क्लियर? चलिए, इन विच एक्ट ईयरली ₹1 लाख वॉज एलोकेटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। अब यहाँ पे सर आपको बैकग्राउंड, मतलब हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये बैकग्राउंड की एक्ट्स वगैरह आपने पढ़े होंगे तो आप इजीली इसका आंसर कर देंगे।
ये किस एक्ट में कहा गया था कि भाई साहब 1 लाख रुपया एलोकेट किया जाएगा साल का एजुकेशन ऑफ इंडियंस की एजुकेशन पे 1 लाख रुपया, उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। तो ये किस साल की बात कर रहे हैं? तो सर ये था चार्टर एक्ट 1833। वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले देख लेते हैं क्या चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसमें क्या था, ट्रेड मोनोपली हो गई थी एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, उसके ट्रेड मोनोपोली जो थी उसको एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली जो थी उसको एबॉलिश कर दिया था, एक्सेप्ट चाय का चाइना के साथ, टी एक्सेप्ट टी का जो ट्रेड था वो चाइना के साथ कर सकते थे, बाकी एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, और इसमें क्या था, और वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड कर दिया था ब्रिटिश टेरिटरीज में जितनी भी इंडिया में थी। क्या किया था, वेस्टर्न एजुकेशन में जितनी भी ब्रिटिश एक्वायर्ड टेरिटरीज थी वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को अलॉट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब कि जो क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए लोग आते थे उनको भी इन्होंने अलाउ कर दिया था इंडिया में, अपने रीजन्स में प्रीच कर सकते थे ये जाके। ठीक है, और इसी के अंडर ही जो वेस्टर्न एजुकेशन था, इसी वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बोला था 1 लाख रुपया अलोकेट किया जाएगा इंडियंस की एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए। क्लियर, समझ आया? ठीक है, और उसके बाद उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को भी इसी 1833 वाले एक्ट के अंदर ही एम्पावर किया था। चलिए, हो गया। नेक्स्ट देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जस्ट सुनते रहो, अच्छे से आपकी रिवीजन करवा दूंगा मैं इस वीडियो सेशन में हिस्ट्री का। ठीक है, 1773। ठीक है, हाँ, इसने पहला काम क्या किया था, प्रोहिबिट किया था किसको, जो जितने भी अपने सर्वेंट्स थे किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि भाई वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइवेट ट्रेड में इनको बाइकआउट कर दिया था। अब इन्होंने क्या कर दिया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वो रिपोर्ट करेंगे इंडियंस अफेयर को, और रेवेन्यू और सिविल मिलिट्री की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको डिजैग्नेट कर दिया इन्होंने एज अ, वहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर ऑफ जनरल, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था, वो भी एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंग ही करा गया था। ठीक है, याद रखना है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था इन्होंने इसी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर, याद रहेगा? ठीक है, तो ये कौन सा था हमारा 1773। ठीक है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को ऑल हैबिटेंट ऑफ कोलकाता में इन्होंने कर दिया था 1774 में सुप्रीम कोर्ट, याद रखना है ये सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वन देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, इसने क्रिएट किया था डबल गवर्नमेंट सिस्टम, याद रखना है आपने। ठीक है, डबल डबल गवर्नमेंट सिस्टम किसने लाया था, पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें ही जो मैंने ऊपर आपसे बात की थी 1773 वाले में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो बॉडीज में क्रिएट हो गए। ठीक है, और इसमें पहली बार जो कंपनी की टेरिटरीज थी उसको ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया कहा गया था पिट्स इंडिया एक्ट में। ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया ये पहली बार इस एक्ट में कहा गया था। ठीक है, और इसमें सुप्रीम कंट्रोल कंपनी के अफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन पे जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पास कर दिया गया था 1784 के अकॉर्डिंग। क्लियर, ये था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट वन अपने पास आ जाता है 1833 का चार्टर। ठीक है, रिन्यूअल एक्ट 1833 का चार्टर। अपने पास चार्टर एक्ट कितने थे ये आपको पता होना चाहिए, और चार्टर एक्ट कितने कितने साल के बाद आते थे ये भी आपको पता होना चाहिए। चार्टर एक्ट आए हैं आज तक जितने भी, वो हर 20 साल के बाद आए हैं। याद रखना, कितने कितने साल बाद आए हैं, 20-20 साल बाद आए हैं। क्लियर, अपना लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा था, तो वो था 1853। ठीक है, देख लो 20 साल का गैप है, ये एक ट्रिक है, याद रखनी है आपने। अब इसमें क्या हो गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का जो था इसको सेंट हलीना एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ, एक मिनट, ये जो 1833 का था इसको सेंट हलीना एक्ट,
ठीक है, सेंट हेलेना एक्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी, और इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कर दिया। कमर्शियल बॉडी से हटा के इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1833 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्लियर, याद रखना आपने। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था पहला, विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, और गवर्नर जनरल के पास सिविल और मिलिट्री पावर दोनों थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसके पास सिविल और मिलिट्री पावर दोनों की ही क्षमता होती थी। ठीक है, ये हमने देख लिया चार्टर एक्ट 1813 में ही जो था ये रोल था किसका, 1 लाख रुपए का, कि भाई साहब हाँ इंडियन एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए हमने 1 लाख रुपया फिक्स कर दिया था साल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पास्ड द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट है क्या चीज़ सर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट है क्या। वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878। क्लियर, वर्निकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इसमें क्या गया था, इसमें जिसने, इनमें से अभी हम देखेंगे किसने पास किया था, उस बंदे ने कहा कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर ही छपेंगे। ठीक है, बाकी रीजनल लैंग्वेज के जितने भी हैं वो सारे बैन कर दिए जाएंगे। मोस्टली इस बंदे को दिक्कत किससे थी, दैट इज इंदु प्रकाश। इंदु प्रकाश, ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर था रीजनल लैंग्वेज में जो भड़काता था लोकल्स को अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश गलत काम करेंगे उसके बारे में वो अपना मीडिया तो बोलेगा, मीडिया अगर बोलने से रह गया तो भाई साहब देश कैसे चलेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो ये मीडिया के खिलाफ इन्होंने बैन लगा दिया, मतलब कि प्रेस के खिलाफ इन्होंने बैन लगा दिया कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर ही चलेगा, बाकी कुछ भी नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इस ये बंदे को, ये कौन था सर बता देता हूँ, लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने ये पास करा था। इस बंदे को क्रूअल पर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये इसने अपने आप को कहा था ऑन मेरेडिथ, ऑन मेरेडिथ। ठीक है, और उसके बारे में और देखते हैं बाद में, पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास इंग्लिश न्यूज़पेपर को बैन कर दिया था। एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था अमृत बाज़ार, अमृत बाज़ार। ठीक है, अमृत बाज़ार न्यूज़पेपर ऐसा इंग्लिश पहला हिंदी न्यूज़पेपर था जो रातों रात इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया था। इन्होंने बोला ना इंग्लिश में होगा, तो इसका अगले दिन ही इंग्लिश वर्जन आ गया था। नाम याद रखना है, अमृत बाज़ार। ठीक है, अमृत बाज़ार, तो ये पता चल गया होगा आपको। अब देख लेते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में कि भाई साहब ये बंदा कौन था। ठीक है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन वो बंदा था जो किस टाइम पे, किस टाइम से किस टाइम इसका टेन्योर था, तो दैट इज 1876 से लेके 1880 तक, ये 4 साल ये था। और इसकी बुक्स पूछी जाती हैं, बुक्स याद रखना, लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया, लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया, ये इसकी बुक है। ओके, एक हाँ, नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन वैली ऑफ इंडिया, ये भी इसी की थी, नो लाइफ, ठीक है, एंड मूवमेंट्स इन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2 बुक्स इसकी इंपॉर्टेंट है, ईपीएफई एग्ज़ाम वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक्स के नाम पूछे जाते हैं तो बुक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लोग इसको क्रूअल बोलते थे क्योंकि भाई साहब ये जो बंदा था, ठीक है, इस बंदे ने क्या क्या किया था, एक तो प्रेस वर्निकुलर एक्ट था, आर्म्स एक्ट इसने लाया था 1878 में ही। ठीक, ओके, और उसके बाद हाँ यही सब था इसके बारे में। नेक्स्ट वन इज़ लॉर्ड रिपन, इसके बाद आए थे रिपन जी। रिपन जी थे 80 से लेके 84, क्लियर, 80 से 84 तक थे। ये इसको हम लोग गुडमैन बोलते थे, क्या बोलते थे, गुडमैन। जितने भी अच्छे एक्ट थे, ठीक है, जितने भी, इसने लेबर के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के लिए, फीमेल वर्कर्स के लिए, ठीक है, मेल वर्कर्स, कुछ भी हो, फैक्ट्री एक्ट्स वगैरह इसने ही लाए थे, ये बंदा अच्छा था। फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1881,
ठीक है। फैक्ट्री एक्ट 1881 इसने लाया था, जिसके अगेंस्ट ये बोला गया था कि भाई साहब चाइल्ड लेबर जो है उसको प्रोहिबिट करेंगे हम लोग, ठीक है, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किएंगे करेंगे। और फीमेल वर्कर्स जो हैं एक दिन में 8 घंटे से ऊपर इससे काम नहीं करवा सकते आप। मेल वर्कर जो है उससे भी आप 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते आप, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और इस बंदे की लोकल्स के साथ सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी, ठीक, याद रखना है ये भी, ठीक है। और इसने कहा था कि भाई साहब एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी के साथ साथ लोकल्स का भी योगदान होना चाहिए, इंडियंस का भी हक है, वो भी सरकार के बीच में आके बातचीत कर सकते हैं। ये अल्बर्ट बिल थी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग फिर इस बेचारे को ज़बरदस्ती रिमूव कर दिया गया कि भाई साहब तू तो अच्छे काम कर रहा है इंडियंस के साथ, तेरी ज़रूरत नहीं है, तो इसको फिर निकाल दिया गया था इस पोस्ट से, ठीक है। तो ये था अपना लॉर्ड लिटन जिसने प्रेस वर्निकुलर एक्ट लाया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1856। रिवॉल्ट ऑफ 1856 बोल रहा हूँ, रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये है क्या चीज़ सर? सिपाही म्यूटनी भी आप इसको बोल लेते हो, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको आप बोल लेते हैं, ठीक है। ये क्या था? ठीक है, इंडियंस ने एक प्लान करा कि भाई साहब हम लोग अटैक करेंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स पे, और इनको ख़त्म कर देंगे, खात्मा कर देंगे इनके इस टाइम पे, ठीक है। और इसी के बाद 1858 में, ठीक है, क्राउन रूल अपने यहाँ पे आ गया था, जो कि सीधा क्वीन एलिजाबेथ है वही आके यहाँ पे रूल करेगी। कौन सा एक्ट था ये? दैट इज़ 1958 का क्राउन रूल, ओके। 1958 से लेके 1947 तक क्राउन रूल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। इनमें से इनमें से कौन है जो लीडर एसोसिएटेड नहीं था इस रिवॉल्ट के साथ? रानी लक्ष्मीबाई जी बिल्कुल थे ये, बेगम हजरत महल बिल्कुल थे ये, तात्या टोपे बिल्कुल थे ये, अमीर चंद बिल्कुल, यस सर, अमीर चंद इज़ द आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट है, ये इसमें नहीं थे इसके मेंबर। अमीर चंद इज़ द करेक्ट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थे, ठीक है, लिंक थे। नाना साहेब दोंदू पंत कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, तात्या टोपे, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग कानपुर से थे, कुंवर सिंह बिहार से थे, और इसके जो हेड कौन थे, ठीक है, हेड ऑफ 1857 का जो रिवॉल्ट था दैट इज बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, जिस वॉर का हेड ही 70-80 ईयर्स ओल्ड हो तो उस वॉर का फेस कैसा रहेगा? फेस ऑफ रिवॉल्ट कौन था? बहादुर शाह जफर, जो कि ओल्ड आदमी है, वो खुद कुछ कर नहीं पा रहा, तो वो आगे यंगस्टर्स को कैसे संभालेगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये वॉर हम लोग हार गए थे, क्लियर। चलिए, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट? चोरा चोरी इंसिडेंट जब हुआ था तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ कब था सर? ये भी आपको पता होना चाहिए, 4 फरवरी 2022, ओ सॉरी 4 फरवरी 1922, ठीक है, 1922 में हुआ था, 4 फरवरी को हुआ था चोरा चोरी इंसिडेंट, जिसमें 22, याद रखना, 22 पुलिसमैन्स को लोकल्स ने जला दिया था। अब यहाँ हुआ क्या था, कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें से इन्होंने इनके लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, तो लोग वहाँ पे गए इकट्ठे होके कि भाई हमारे लीडर को आप छोड़िए, रिलीज़ करिए। पुलिस वालों ने इन पे गोली चला दी, ठीक है। तो अब लोकल्स को आया गुस्सा, लोकल्स ने वो उसी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसमैन प्लस 3 लोकल्स की डेथ हो गई थी, टोटल 25 आदमी की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे जो वॉइस राय थे तो वो थे लॉर्ड रीडिंग, क्लियर, लॉर्ड रीडिंग, क्लियर, ये देख लिया हमने, ठीक है, ओके। हाँ, उस टाइम पे 1922 का जो नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था, गया में हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? चित्तरंजन दास, याद रखना, चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी राजागोपालचारी लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सी राजागोपालचारी जी ने किस स्टेट में सॉल्ट सत्याग्रह शुरू करा था? हाँ जी सर बताइए। तो इन्होंने सर करा था तमिलनाडु में,
ठीक है, तमिलनाडु में इन्होंने करा था। सी राजागोपालाचारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनको हम लोग राजा जी बोलते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या राजा जी भी बोलते हैं। और ये एक लॉयर थे, याद रखना है। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे पहले, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना ये सी राजागोपालाचारी, ठीक है। और ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु के सीएम भी रह चुके हैं 52 से 54 के टाइम। क्लियर, सी राजागोपालाचारी। हाँ, इन्होंने स्टार्ट करी थी मार्च कहाँ से, तिरुचि से 13 अप्रैल को, और कहाँ विदरयम में पहुंचे थे 28 अप्रैल को, ठीक है। साल्ट सत्याग्रह, ये एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी जो गांधी जी ने शुरू करी थी अपना साबरमती आश्रम से, ठीक है। ये प्रोटेस्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और चलिए, द पूना पैक्ट ऑफ 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, ठीक है, पूना पैक्ट जो था ये किस किस के बीच में एग्रीमेंट था, नेहरू एंड अम्बेडकर, गांधी जी एंड अम्बेडकर, मौलवी एंड अम्बेडकर, गांधी एंड नेहरू। तो ये था क्या चीज़ पूना पैक्ट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सर यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, थोड़ा सा बैक चला जाते हैं 1927 में, ठीक है। एक कमीशन भेजी जाती है जिसको हम बोलते हैं साइमन कमीशन, कि भाई इंडिया में जाओ, उनकी सिचुएशन देख के आओ कि उनको हम लोग कुछ एक्ट वैक्ट दें, ठीक है। किस चीज़ की ज़रूरत है उनको थोड़ा सा चेकअप करके आओ। तो ये एक कमीशन भेजी जाती है इंडिया में, कितने मेंबर्स की बॉडी होती है, 7 मेंबर बॉडी, और इसमें एक भी इंडियन नहीं होता। क्या एक भी इंडियन नहीं, 7 मेंबर बॉडी है और कमीशन भेजी जा रही है हमारे ही काम के लिए, और हमारा ही कोई बंदा नहीं है बीच में, ऐसे कैसे कमीशन बना लेंगे भाई ये, ठीक है। तो इसको बंदों ने किया, भाई हमें नहीं चाहिए, चलो निकलो तुम घर जाओ अपने, गो बैक साइमन, साइमन जी आप चलिए वापस, हम अपना काम यहाँ पे ठीक कर लेंगे, अब हमें आता है कैसे करना है, ठीक है। तो इस चीज़ के यहाँ पे इनको कोई रिपोर्ट आई नहीं, तो फिर उन्होंने बोला चलो भाई आप काम करते हैं, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जी, कब, 1930 में। और इसमें जो अपना नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने बाइकआउट कर दिया, मेजर पार्टीज जो थी उन्होंने बाइकआउट कर दिया, मैक्सिमम पार्टीज जो थी इंपॉर्टेंट वाली उन्होंने बाइकआउट कर दिया। और यहाँ पे कौन जाते हैं सर, डॉक्टर अंबेडकर जी, इन्होंने यहाँ पे पीएम से डिमांड कर दी स्पेशल, क्या कर दिया सर, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए स्पेशल इलेक्टोरेट, स्पेशल इलेक्टोरेट कर दी उन्होंने डिमांड। कब कर दी उन्होंने, फर्स्ट राउंड टेबल जो कि हुई है 1930 में, ठीक है। स्पेशल इलेक्टोरेट दे दो भाई साहब, डिप्रेस्ड क्लासेस को इन्होंने डिमांड कर दी, बाकी तो कोई वहाँ गया ही नहीं था। तो इसको इन्होंने पास कर दिया 1932 में, 1932 में ही जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इसको पास कर दिया जाता है। रामसे मैकडोनल्ड ने, जो उस टाइम के वहाँ पे पीएम थे, रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने कॉम्युनल अवार्ड माइनॉरिटीज़ क्लासेस के लिए और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पास कर दिया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्युनल अवार्ड ऑफ 1932, कॉम्युनल अवार्ड, ठीक है। अब ये चीज़ गांधी जी से देखी नहीं गई, गांधी जी ने बोला ये तो गलत चीज़ है भाई साहब। तो गांधी जी ने क्या किया, ये गांधी जी तब थे येरवाड़ा जेल में थे, तो वहाँ पे इन्होंने फास्ट रख दिया कि भाई साहब मेरे को ये मंजूर नहीं है, ये हमारे देश में बंटवारा करवा रहे हैं, ये अपने को मंजूर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद गांधी जी ने अंबेडकर के साथ एक पैक्ट किया। तो ये पैक्ट किसका आ गया, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमें बांट रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हम सीटें को रिजर्व कर देंगे, ठीक है, सीट्स को रिजर्व करेंगे, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए जो प्रोविंशियल काउंसिल्स में होंगी वो हम लोग सीट्स रिजर्व कर देंगे, मगर ऐसे नहीं चलेगा कि भाई साहब स्पेशल इलेक्टोरेट ही दे दो एक बंदों को अलग से ही, नहीं, हम लोग कुछ रिजर्वेशन रखेंगे। तो ये था अपना पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था, ठीक, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। क्लियर, याद रहेगा ये हमने सब देख लिया है। चलिए, हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, इंडिया में पहला न्यूज़पेपर किसने शुरू करा था, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, जे हिकी, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये शुरू किया था सर किसने, जे हिकी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, जे हिकी कौन सा था, दैट इज बंगाल गैजेट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाई जे हिकी, कब,
1979 और 1779 और 1780 में कलकत्ता में, क्लियर, कलकत्ता में J.A. हिकी के द्वारा। चलिए, who threw two bombs on the door of Central Assembly in New Delhi on April 8, 1929? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु या बोथ ए एंड बी? तो ये क्या हुआ था सर सेंट्रल असेंबली में, ठीक है, भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने एक बॉम्ब फेंका था इसके डोर पे, ठीक है। इनका मकसद ये किसी का नुकसान पहुंचाने का नहीं था, किसी को मारने का नहीं था, तो एक ही मकसद था, टू मेक देम डेफ। याद रखना, टू मेक देम डेफ, क्लियर, ये याद रखना आपने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बोथ ए एंड बी। सिंपल सवाल था, टू द पॉइंट, ये तो कुछ इसमें वो नहीं था, ठीक है। हाँ, एक इनका असेंबली में ये जब बॉम्ब गिराया था उन्होंने, ठीक है, कॉरिडोर में, और एक डोर पे दो बॉम्ब इन्होंने गिराए थे, तो इन्होंने शाउट किया था इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द जलियांवाला बाग मीटिंग वॉज कॉल्ड टू प्रोटेस्ट द अरेस्ट ऑफ। जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे हुए थे, किसका अरेस्ट हुआ था, किसके छुड़ाने के लिए वहाँ पे बात करने के लिए बेचारे मीटिंग कर रहे थे? तो वो दो बंदे कौन थे? सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक। सैफुद्दीन किचलू या भगत सिंह, सत्यपाल और हेमो केलानी, राम प्रसाद बिस्मिल या वासुदेव बलवंत। तो ये था सर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सबको पता ही है, 1919 में हुआ था ये, ठीक है, 1919। डेट अगर याद पूछी जाए तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, क्लियर। चलिए, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, मीटिंग इनके लिए हुई थी, और उसके बाद ये मैसेकर आपको पता ही है कितना भयानक था और कितना डरावना था, ठीक है। फिर वो डायर जी को अपना उधम सिंह जी ने जाके मारा था, क्लियर। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस देयर इन 1973? 1973 में परमानेंट सेटलमेंट जो था, ये जब हुआ था, तो जिसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट को हम लोग जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, याद रखना है आपने, जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, क्लियर। महलवारी सिस्टम, रोयतवारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम, इसमें क्या था, जो जमींदार होते थे उनको रिकॉग्नाइज किया था एज अ ऑनर ऑफ लैंड, एज अ ऑनर ऑफ लैंड, क्लियर। तो ये था हमारा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। तो उस टाइम पे सर कौन था हमारे पास? दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में, ठीक है, उसके बाद बिहार में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटका में, याद रखना है आपने, ठीक है। बंगाल, बिहार, लेटर, उसके बाद कर्नाटका, ठीक है, फिर मद्रास, फिर वाराणसी। जमींदारी सिस्टम आल्सो नोन दिस सिस्टम दैट इज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इज आल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम, ठीक है। और इसको हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं, क्लियर, याद रखना है आपने। चलिए सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक? हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, गांधी जी ने पहली बार किस मोमेंट में करी थी? तो अहमदाबाद स्ट्राइक, रोलत सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या बरदौली सत्याग्रह? तो ये था सर अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है, केक सेकंड वाला, ठीक है, चंपारण के बाद केक। तो ये आपको पता ही है, बाकी इसमें कुछ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अहमदाबाद स्ट्राइक दैट इज़ 1918 में, अहमदाबाद स्ट्राइक में गांधी जी जो थे, इन्होंने पहली बार हंगर स्ट्राइक रखी थी। इनका वेपन थे, इनके दो वेपन होते थे, या तो हंगर स्ट्राइक और सत्याग्रह, सच बोलना, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस और हंगर स्ट्राइक, ठीक है, ये याद रखना। ये थे क्या, अहमदाबाद स्ट्राइक हुई क्यों थी सर, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक? तो ये जो था ऑनर और वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया था। यहाँ पे जो ऑनर है वो काफ़ी मोटी सामी थी, मतलब पैसा अच्छा खासा कमा रही थी, बट फिर भी जो ऑन वर्कर्स थे उन बेचारों को कुछ मुनाफा नहीं दे रही थी, एक्स्ट्रा वेजेस नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था पहले 50% हमें इंक्रीज़ करो, और फैक्ट्री ऑनर्स बोलने लगे हम 20% इंक्रीज़ करेंगे। तो देन लास्ट में इनकी जो बात हुई थी वो 35% इंक्रीज़ हो गई थी वेजेस में, क्लियर।
चलिए सर, वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, ये मैंने आपको बताया है सर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ये स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, विनोबा भावे जी के बारे में जब मैंने आपको बताया था। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपने देख लिया होगा, बट फिर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गांधी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ, गांधी जी ने खादी को कंसिडर किया था सिंबल ऑफ किसका? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ या मॉरल प्योरिटी। तो ये क्या था सर? तो दैट इज़ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। खादी जो था वो गांधी जी यूज़ करते थे और प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए। कहाँ पे यूज़ हुआ था ये? विजयवाड़ा सेशन INC 1921 में इसको ऐसा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये बायोग्राफी किसकी है? अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, जाकिर खान, सैयद मोहम्मद अहमद। तो ये है अब्दुल कलाम साहब की। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू, याद रखना आपने। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद जी की है इंडिया विंस फ्रीडम। क्लियर? चलिए, ये रही कब ये जब इनके, हाँ याद रखना, ये जब इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद इनकी ऑटोग्राफी आई गई थी और इनको 1992 में, ठीक है, डेकेड्स आफ्टर हिज डेथ्स, आज़ाद वाज अवॉर्डेड विद द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, याद रखना है, भारत रत्न 1992। क्लियर? चलिए, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंट बैटन प्लान एक्सेप्टेड? माउंट बैटन प्लान जब एक्सेप्ट किया गया था तो उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे सर? तो ये थे अपने पास JB कृपलानी। ठीक है, सेशन था 1947 का जो हेल्ड हुआ था मेरठ में। ठीक है, आचार्य JB कृपलानी ये प्रेसिडेंट थे INC के जब माउंट बैटन प्लान जो था इंडिपेंडेंस का एक्सेप्ट किया गया था। क्लियर? JB कृपलानी इज द आंसर। बहिष्कृत हतिक्रीनी सभा वॉज रिलेटेड हु अमंग द फॉलोइंग? बहिष्कृत, ये आपको फोटो में ही दिख रहा होगा सर। ठीक है, ये जो सभा थी ये किसके रिलेटेड है? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू या CR दास। तो ये है हमारे ऑप्शन B, दैट इज बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इन्होंने सेटअप की थी बहिष्कृत हतिक्रीनी सभा। क्लियर? तो ये थी सर हमारी हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो मुझे उम्मीद है आपकी हिस्ट्री की अच्छे से रिवीजन हुई होगी इससे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।